वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे वंदे मातरम। वेलकम बैक। तो जैसा आपने अभी तक के शोज़ में देखा है कि हम लोग लगातार एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और एजुकेशन सेक्टर को हम हमारे प्रदेश में कहाँ पाते हैं और किन मुकामों के लिए हम लोग उनको पहुँचाना चाहते हैं, उस पर लगातार हम लोग शिक्षाविदों से चर्चा में हैं और उन लोगों से जिन्होंने इसमें प्रबंधन में इस लेवल पर कार्य किया है कि प्रदेश उन्हें उनके नाम से जानता है। तो आज हम हैं क्रिस भोपाल में। क्रिस भोपाल एक ऐसा नाम है जिसे अब अलग से बताना नहीं पड़ता है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कट। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं क्रिस मींस सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस भोपाल। ये जहाँ तक सभी लोगों को नॉलेज में हो, 1997 जब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत जब हमने इंडो जर्मन GTZ, जिसके बारे में अभी बात करेंगे, के साथ में एक लाइन मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको फॉर्म किया, जिसको हेडक्वार्टर भोपाल किया गया। और हम आज क्रिस भोपाल में श्री मुकेश शर्मा, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं क्रिस्प के लिए, जो लंबे समय से, मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज है, लगभग 19 साल से ज़्यादा सेवाएं दे चुके हैं। और हम इस गौरवशाली परंपरा का एक बयान करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक हुई है हमारे भोपाल और प्रदेश के लिए। आइए मैं शुरुआत करता हूं मुकेश शर्मा जी से बातचीत के लिए। वेलकम मुकेश जी। धन्यवाद वीरेन जी। ITDC इंडिया आपका स्वागत करता है और हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप इस समय जब हम इंटरव्यू में हैं, ये एक ऐसी जगह पर है जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज कहते हैं, उनके बीच में हम बैठे हैं। एक शिक्षाविद होना और टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना दोनों ही एक ही धारा के हिस्से हैं, लेकिन कहीं जब मास्टरों की बात होती है तो हम लोग टेक्निकल एक्सपर्टाइज के पास जाते हैं। तो हम आज क्रिस में हैं और इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं। सो मुकेश जी, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो हमारा JB है, GTZ और MSME का, जिसके अंतर्गत हम क्रिस में हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। ये जैसा कि आपको पता है, बहुत सारी बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एजेंसीज जो हैं वो काम करती हैं, हर देश में काम कर रही हैं। तो 1997 के अंदर जो है क्रिस्प की स्थापना की गई, जिसमें जर्मन गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, उसे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके सहयोग से इसकी स्थापना की गई। और स्थापना 2 देशों के द्वारा की गई और इसको चलाने की और इसको बनाने की जवाबदारी जो है दोनों देशों की 2 अलग अलग संस्थाओं ने बराबर भागीदारी ली। तो मध्य प्रदेश की तरफ से उस वक्त जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग जो था वो इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर था, और जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से GTZ, जर्मन टेक्निकल कॉपरेशन एजेंसी, वो इसकी पार्टनर थी। जब हम बात करते हैं कि जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें टारगेट किया गया था, आपने जाना कि भाई गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल सोसाइटी आल्सो। सो हम 4 जो शुरू में नाम बोले हैं इनकी तो बात लगातार करेंगे, बट जो सोसाइटी वाला एक फ्रेम में आता है आपके फ्यूचर में, हमें कहीं पर नॉलेज में नहीं आता कि सोसाइटी में किस तरह से भागीदारिता दे रहे हैं, इसके बारे में बताएं। सोसाइटी में किस तरीके से भागीदारिता क्रिस्प की है, ये तो मैं समझता हूँ कि अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं रह गई इतने सालों में, क्योंकि आज 16 साल हो गए हमें काम करते हुए इस क्षेत्र में। और इन 16 सालों में हमने हर सेक्टर में, चाहे जो हमारे अनप्रिविलेज सेक्शन थे हम सोसाइटी के जो हैं, SC स्टूडेंट्स हों, ST स्टूडेंट्स हों, फिजिकली चैलेंज हों या रूरल यूथ हों, हमने हर सेक्टर में काम किया है, हर एक के लिए काम किया है। और हमने कुछ ऐसे मॉडल डेवलप किए हैं जिसको बाद में राज्य शासन ने समझा कि अच्छे मॉडल हैं और उनको गवर्नमेंट संस्थाओं में
रेप्लिकेट किया गया और आज भी चल रहे हैं वो मॉडल। इसमें एक जो था एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग शुरू की गई थी, जो आज भी ITI में चल रही है, 2003 से चल रहे हैं। ग्रामीण इंजीनियर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था 2003 में, वो आज भी जो है सभी पॉलिटेक्निक और ITIs के अंदर जो है चल रहा है। यानी इसे हम हमारे क्रिस्प की इनोवेशन कहें, नवोन्मेषता कहें, नवाचार कहें, या आप ये प्लानिंग का हिस्से को मानते हैं? मैं ऐसा समझता हूँ कि जब कोई भी चीज़ लार्ज स्केल पे करने की जब जाते हैं, उसके पहले एक पायलट करना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्प एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे कई पायलट किए जा सकते हैं, छोटे लेवल पर किए जाते हैं पायलट, और उनकी यदि सक्सेस देखते हुए फिर उनको रेप्लिकेट किया जाता है। तो हमको गवर्नमेंट ने कई बार ऐसे मौके दिए कि आप ये पायलट लीजिए, इसको करिए, और यदि सक्सेसफुल होगा तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और इसको रेप्लिकेट करेंगे, ताकि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के जो छात्र छात्रा युवा जो हैं उसका लाभ उठा सकें। जैसे हम बात करते हैं हमारे फीचर्स की, तो फीचर्स में मुकेश जी मैं बात करूंगा कि जो अपना कहता है कि हम लोग नोडल सेंटर हैं एक तरह से, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जी हाँ, फॉर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्टाफ कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। सो कैपेसिटी बिल्डिंग, और आप इस समय जो है एंजॉय कर रहे हैं मोर देन 500 डिलाइटेड क्लाइंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमीज और ऑपरेशन एजेंसीज लाइक दैट। सो जो रिप्लिकेटिंग करती हैं क्रिस्प के लिए, जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैं आपके, उनमें इंडिया और अदर कंट्रीज में भी आप पहुंचे हैं। अभी हमारी जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन ऑपरेशन है, उसमें भी आपने काम किया है। अभी ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस में आप लोगों ने बहुत जम के काम किया है। तो मुझे अभी बीच में जब हम लोग ई गवर्नेंस अवार्ड फंक्शन में थे, तो हमने एक चीज़ मिसिंग की जिसे क्रिस्प कहते हैं। तो हमें लगता है कि जब ई गवर्नेंस अवार्ड्स चल रहे थे तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिस्प को उसमें शामिल क्यों नहीं रखा, जबकि हम समझते हैं आपकी बहुत प्रमुख और महती भूमिका है। देखिए, जहाँ तक ई गवर्नेंस का सवाल है, ई गवर्नेंस जहाँ गवर्नमेंट है उसके लिए ये गवर्नेंस हो रही है। हमारा रोल इस पूरे कार्यक्रम में ई गवर्नेंस के अंदर एक ऐसे सॉफ्टवेयर को, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करके डिपार्टमेंट को देने का होता है, जिससे डिपार्टमेंट अपनी जो कार्यकलाप हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से सिटीजन्स तक ले जा सके। सबसे पहला जो ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट हुआ था वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश में शुरू किया था, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया और आज भी हम उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। पर जब अवार्ड और ऐसे मौके जब आते हैं तो बेसिकली वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सिटीजन को सर्विस दे रहे हैं उनको उसमें इंक्लूड किया जाता है, ना कि वो सर्विस प्रोवाइडर जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए उसको डेवलप किया है, इम्प्लीमेंटेशन किया है। पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे हम प्रोजेक्ट के साथ में हम जुड़े हैं और प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है। वहाँ बस हमें मतलब हम बात करें ऑन बिहाफ ऑफ ITDC इंडिया, हम न्यूज़ टैबलेट के लिए तो कहेंगे कि हमने जरूर मिस किया, क्योंकि हमने पाया, आप ये तो कह सकते हैं कि क्रिस्प का बड़प्पन है कि वो नहीं मानता कि उसे अवार्ड्स में लिया जाए, जबकि वहाँ पर कई संस्थान ऐसे थे जिन्होंने सहयोगी रूप में भूमिका दी है और उन्हें अवार्ड्स में लिया गया। बट आपकी महती भूमिका और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, इसके बावजूद इस वर्ष वाले में उन्होंने नहीं लिया है। उम्मीद है और उनसे हम लोगों की अपेक्षा रहेगी स्टेट गवर्नमेंट से कि वो इसको समझेंगे और ई गवर्नेंस अवार्ड्स में अगले वर्षों में क्रिस्प को भी लेके आएंगे। हम भी मुकेश जी, हम बात करेंगे अपना जो लैब्स की बात करते हैं, क्योंकि आप इस समय स्टेट ऑफ द आर्ट जी की टेक्नोलॉजी लैब्स हैं जी हाँ। और अभी जो हालत है लैब्स में, जैसे कि देखा जाता है कि सब एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर बात करें सोफिस्टिकेटेड लैब्स है हमारी, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो, मैकेट्रॉनिक्स हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ICT, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। और क्रिस्प इस मामले में सर्विस प्रोवाइडर के एरिया में टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग TVET को भी काम कर रहा है। तो इन जो लैब्स हैं जिनसे हम लोग आज गौरवान्वित हैं और काम कर पा रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि ये जो लैब्स हैं इनके बारे में अगर एलोबरेट या ब्रीफ नॉलेज की बात करें तो आप कुछ बताएं प्रदेश की जनता को किस तरह से आप सेवाएं दे रहे हैं इनके। देखिए, जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि जर्मन सहयोग से स्थापित हुई संस्था, और जर्मन सहयोग जब आया तो जर्मन इंजीनियरिंग जो है विश्वविख्यात है। तो हमारे यहाँ ऐसी सारी लैब्स की स्थापना की गई जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी एरिया में थे, हाई टेक्नोलॉजी जिनको हम बोलते हैं उन एरियाज में थी। और चूंकि इंडस्ट्रीज को हमें सपोर्ट करना था तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से संबंधित या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित
या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो उससे संबंधित हो, ऐसी सारी सुविधाएं जो हैं हमारे यहाँ स्थापित की गई। ये सारी लेबोरेटरीज स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज हैं। और जब इनकी स्थापना की गई, जब क्रिस्प की स्थापना की जा रही थी, तो जर्मन सहयोग का जो एक विशेष फायदा हमको मिला कि हम अपनी लेबोरेटरीज को और अपनी कार्य प्रणाली को विश्व स्तरीय बना सके, हम बेंचमार्क कर सके अपनी लेबोरेटरीज को सिंगापुर, मलेशिया और जर्मनी के इंस्टीट्यूशन के साथ में। तो मैं गर्व से कह सकता हूँ मध्य प्रदेश में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मौजूद है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है। और आप यहाँ पर जो भी लेबोरेटरी में इक्विपमेंट देखेंगे, ये वो इक्विपमेंट हैं जो आज इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। और हम टाइम टू टाइम अपने इक्विपमेंट को, अपनी मशीनरी को, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं ताकि इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आकर अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। इसके अलावा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या जॉब सीकर्स हैं जो आज इंजीनियरिंग कॉलेज से, पॉलिटेक्निक से, ITI से पास आउट होकर निकल रहे हैं, दुर्भाग्यवश शायद उनको ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, तो वो मौका भी हम उनको यहाँ देते हैं कि वो यहाँ आएँ, प्रैक्टिकल करें, मशीन पे काम करें, कॉन्फिडेंस डेवलप करें और इंडस्ट्री में जाके अपना योगदान दें। जैसा शर्मा जी बता रहे हैं, हम यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को और जो सीकर्स हैं उनको एक अवसर देते हैं कि वो यहाँ आके लैब्स में अपनी प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं और उसके बाद उस अनुभव का लाभ उठा सकते हैं और आगे भविष्य में जिन इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं वहाँ एक अनुभव के बतौर वहाँ उतर सकते हैं। तो ये जो बातचीत है, मैं इसमें फीचर की बात करेंगे जो आपका स्पेशलाइजेशन फीचर है, कुछ उसके बारे में ब्रीफ करें आप। स्पेशलाइजेशन जो फीचर है आपका, जैसे अपने ऑटोकैड हुए, CAD हुए और अपने प्रो कैटा IT। हाँ, जैसे आप देखें कई तरह हैं। हम कुछ सेक्टर से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में प्रोग्रामेबल कंट्रोलर एक विधा है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। मैन मशीन इंटरफेस हैं जो आज बड़े हम पावर प्लांट देखते हैं, वो मशीनें तो बहुत दूर होती हैं, एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। तो उस कंट्रोल रूम में का जो सॉफ्टवेयर है, उसकी जो डिज़ाइन है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी ट्रेनिंग भी हम यहाँ पर देते हैं रिमोट कनेक्टिविटी से। इसके अलावा VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या एम्बेडेड सिस्टम, आज हम कोई भी मशीन देखते हैं, आप छोटी से छोटी मशीन देखें, वॉशिंग मशीन देखें या रेफ्रिजरेटर देखें या फजी लॉजिक कंट्रोल देखते हैं, ये सब एम्बेडेड सिस्टम है। तो एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को और इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको। यानी आपके पास जो एक्सपर्टाइज हैं वो एम्बेडेड की बात करें या VLSI की बात करें, तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ जो है अपने साथ में, जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं या आप अपेक्षा करते हैं कि और फैकल्टीज़ आपको मिलें? ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर ये है कि जो मिल जाए उतना कम है यहाँ तो। क्योंकि यदि आप देखें तो हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को देखते हैं, यदि तो हर साल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और ITI के स्टूडेंट्स को मिलाएं तो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल इस सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। और 1 लाख स्टूडेंट्स को सर्विस देने की क्षमता सिर्फ हमारी अकेले की नहीं है। एक जगह पर हम ट्रेनिंग करेंगे तो कभी ना कर पाएंगे। इसलिए हमने पिछले 2 सालों से प्रयास किया है कि हम दूसरे शहरों में भी जाएं, अपने साथ कुछ पार्टनर्स को जोड़ें, अच्छे सिंसियर जेन्युइन पार्टनर्स को जोड़ें जो ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हों, स्टूडेंट का भविष्य अच्छा बनाने में इंटरेस्टेड हों, और वही क्वालिटी हम देने की कोशिश करें उन जगहों पे जो आज हम क्रिस्प में दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स को। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब भी ये सेंटर खुलते हैं नए सेंटर, तो पहला सवाल ये आता है फैकल्टी, एक अच्छी फैकल्टी कहाँ से मिलेगी। तो मुझे तो लगता है कि यदि एक फैकल्टी जो है जब स्किल ट्रेनिंग होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 लोगों के ऊपर एक फैकल्टी हो सकती है। इससे ज़्यादा को एक फैकल्टी जो है पढ़ा ही नहीं सकती है, स्किल ट्रेनिंग नहीं दे सकती है, क्लासरूम ट्रेनिंग दे सकती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 लाख लोगों पर कितने ट्रेनर की हमको आवश्यकता होगी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि 1 लाख ट्रेनर्स को, फैकल्टी को तैयार करने के लिए भी एक जो है समय लगेगा। तो उसकी भी मुझे लगता है सरकारों को योजना बनाने की आवश्यकता है। उस दिशा में क्या आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं या उस तरह से उनको लिखा है कभी या बातचीत में कहा है उनको? स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट से जो डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, इसमें हमारी रेगुलर उनसे चर्चा होती रहती है। वहाँ भी मुझे लगता है कंसर्न है इस बात के लिए कि जो फैकल्टी हैं, जो नए ट्रेनर्स आते हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। समय समय पर हम उनकी ट्रेनिंग करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं,
और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा चलेगा, आगे चलेगा। बट फिर भी आपको सपोर्ट, आप संतुष्ट हैं, है आपके साथ लगातार? डीटी का सपोर्ट मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा है हमारे साथ में, और शायद इससे बेहतर होने की संभावना तो हमेशा ही रहती है। और जैसे अभी हम देखते हैं कि NITTR नीटर भोपाल भी है जो कि टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग में एक्सपर्टाइज करता है, तो क्या आपको इनका सहयोग मिलता है या कोई कोऑर्डिनेशन बॉडी बनाया आपने आपस में एक दूसरे के लिए? हम लोग आपस में कंटिन्यूस टच में हैं, और वहाँ जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे पहले 2 साल पहले से हम लोग कंटिन्यूस बात कर रहे हैं इस पे, और एक कोर ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है जिसमें हमारी फैकल्टी और उनकी फैकल्टी खासतौर से जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मल्टीमीडिया के क्षेत्र में है, वो साथ में है। तो कोशिश हमारी ये हो रही है कि दोनों इंस्टीट्यूशंस में जो फैसिलिटीज़ हैं और जो एक्सपर्टाइज है उसका इस्तेमाल साझा तौर पे कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दे सकें। क्योंकि हमने पाया है कि जो क्रिस्प है उसकी जो एक्सपर्टाइज है या माना जा सके स्पेशलाइजेशन, वो लगभग मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स पे काम करता है वो, और छोटा मोटा इस तरह देखा जाए तो IT पर भी आप लोग हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल और मैकेट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं। इसमें कहीं भी नेटर आपके साथ सहयोगी है? इस क्षेत्र में तो अभी तक मतलब हमारा काम नहीं हुआ है, पर जो मेन काम है जैसे कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली बाहर भी काम शुरू किया है, हिंदुस्तान के बाहर भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत रिक्वायरमेंट है ऐसे लोगों की, अच्छे ट्रेन टीचर्स की। तो अभी हमारे नेटर के साथ में बात हुई थी उनके डायरेक्टर साहब के साथ में, जिसमें इस बात पे सहमति बनी है कि हम लोग जॉइंटली काम करेंगे और उन ट्रेनर्स को भी ट्रेन करेंगे। ये सवाल जो मैं लाया हूँ प्रदेश की जनता के सामने, वो उसका रीज़न है कि हम एक चीज़ देखते हैं कि कहीं ऐसा लगता है कोई एक रिमोट एजेंसी होना चाहिए या कोऑर्डिनेशन एजेंसी होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी लगभग नज़र आती है। अभी बीच में जब एक बार हम इंटरव्यू में थे मैनेट के साथ, तो उन्होंने जब हमें बताया कि उनके जो टीचर्स हैं उनको एक्सपर्टाइज उनके एंड पर MHRD के थ्रू वो करते हैं, उनको अपग्रेडेशन का काम उनके अपने ओन लेवल पे होता है। उसी समय में जब हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट भोपाल में पहले से मौजूद है जो फुल इंफ्रा के साथ में है और नेटर यहाँ पे काम कर रहा है और बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज भी रखता है, पर उसकी सेवाओं से वो अपने आप में वंचित है। तो ये बात हमें भी समझ में नहीं आई कि अपने आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, और वो उनका भी रुझान इस तरफ कहीं दिखलाई नहीं पड़ता कि साहब वो डिपार्टमेंट इनसे जुड़ना चाहते हों। इसी तरह से दूसरे और जैसे हमारे पास RGP भी है, हमने उनके साथ जब इंटरव्यू में बैठे वहाँ भी ये बात कहीं दिखलाई पड़ी कि कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा लैग करता है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसी चैनल बने जो एक एजेंसी हो जो कोर की तरह काम करे। आपका कहना बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी समस्या जो इस पूरी चीज़ में आती है, आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ HRD है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, दो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं जो पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और ITI एजुकेशन को देखती हैं। और स्टेट में जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसको दोनों मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है लेबर मिनिस्ट्री के साथ में, और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के साथ में करता है। तो कहीं ना कहीं उसमें सामंजस्य में कमी तो रहती है, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ। सुझाव के रूप में जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए, एक कोर बने या कोई चैनल हो, कोऑर्डिनेटिंग हमारी बॉडी हो, एक एजेंसी हो जो सभी डिपार्टमेंट से, स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपस में जोड़े? नहीं, बिल्कुल अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसी एक संस्था यदि हो सके तो, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में करीबन 16 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं जो स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में काम करती हैं, यदि एक एजेंसी यहाँ पर हो सके मध्य प्रदेश में जो कोऑर्डिनेट कर सकती है 16 मिनिस्ट्री के साथ में, तो शायद बहुत बड़ा काम हो सकता है और जो गैप आ रहा है ये कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। हमारा जो रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज या कह सकते हैं कि हमारा जो खर्च है उस एक्सपेंसेस को भी बचाया जा सकता है अगर बीच में एजेंसी काम करे। बिल्कुल ठीक, जैसे मेरा भी यही मानना है कि आज हम जो भी इक्विपमेंट लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर लेते हैं, जो मशीनरी लेते हैं, उसका कुछ जीवन होता है और यदि हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया तो वो वेस्ट हो जाता है हमारे लिए। तो मुझे तो जैसे क्रिस्प में तो हम जो है हमारा वर्किंग लाइफ साइकिल जो मानते हैं मशीन का या इक्विपमेंट का, हम डेली 10 घंटे के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं उसको, और कंप्यूटर वाली जो लैब्स हैं हमारी वहाँ पर उसको 12 घंटे रोज के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि 3 साल में उनकी उपयोगिता खत्म हो जाने वाली है। तो आपका ये सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है। जो अलग अलग जगहों पे हमने फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में लाखों रुपया खर्चा किया है, यदि उस कॉमन पूल का इस्तेमाल कर सकें प्रदेश के हित में, तो शायद इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। मुकेश जी, जानना चाहेंगे, कभी बीच में हमने सुना DT ने SGSY प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें आप भी कहीं ना कहीं शामिल हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये प्रोग्राम SGSY एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, और हमने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में यहाँ पर उनके साथ में एक करार किया, जिसके तहत उन्होंने हमें 20 डिस्ट्रिक्ट में 22 उनके जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर थे वो हमको दिए, और ये तय हुआ कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे। वो फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए जो धनराशि होगी, जो जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी डिपार्टमेंट ने हमको दी। पर डिपार्टमेंट ने कहा जो लोगों को ट्रेनिंग करनी है वो ट्रेनिंग आप करिए और उसके लिए फंड्स आप जुटाएं। तो हमने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उनके साथ सहयोग किया, और SGSY प्रोग्राम में एक स्पेशल प्रोजेक्ट हमने किया, जिसमें 10,000 लोगों को हमने 2 साल में ट्रेन किया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। रूरल सेक्टर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। आपने अभी रिसेंटली मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, और उस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया और उसका जो इम्पैक्ट था, उसके बेसिस पे जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है QCI, और DL शाह ट्रस्ट, उन्होंने हमको नेशनल अवार्ड के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें खुशी है हमारे भोपाल में इस तरह की लेवल पे उत्कृष्ट स्तर पर काम हो रहा है, और डेडिकेटेड अप्रोच है, और डेडिकेटेड टीम काम कर रही है। मैं मुकेश जी से अब जानना चाहूँगा, जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज की हम बात कर रहे हैं और क्रिस्प में लगातार वर्कआउट हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम इस समय मोर देन 500 डिलाइटेड क्लाइंटेली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो 500 क्लाइंटेली है वो कैसे हैं, कुछ उनके बारे में ब्रीफ करेंगे। और मुकेश जी हमें ये बताएंगे, जैसे फॉक्सवैगन का अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ऑटोमोबिशन रिलेटेड प्रोग्राम हमारे साथ शुरू हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रदेश की जनता को बताएं कि वो क्या है और कैसे काम करेंगे। हमारे, जैसा आपने बताया, ये सही है कि हम 550 से ज़्यादा हमारे क्लाइंट हैं हिंदुस्तान भर में, जिनके साथ हम काम करते हैं। और ये संबंध हमारे आज के नहीं है। जब हम 550 क्लाइंट बोलते हैं तो ये वो क्लाइंट हैं जो पिछले 15 साल से 16 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हर साल हमारे पास इनमें से लोग आते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी में जो छोटा योगदान हमारा हो सकता है इस प्रदेश की, देश की प्रगति में, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक हमारा प्रयास ये है, फॉक्सवैगन जो कि एक जर्मन कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है, उनके साथ हमारा एक करार हुआ है, जिसके अंतर्गत हम अगले 2 महीनों के अंदर एक यहाँ पे ऑटोमोबाइल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ट्रेनिंग सेंटर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। जगह हमारी होगी, ट्रेनर्स हमारे होंगे, बट सारे इक्विपमेंट जो हैं वो फॉक्सवैगन के द्वारा दिए जाएंगे, और हमारे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग फॉक्सवैगन देगा। और इसके अलावा साल भर में हम जितने भी बच्चों को ट्रेन उसमें से करेंगे, उसमें से 150 बच्चों को फॉक्सवैगन एम्प्लॉय करेगा अपने सर्विस सेंटर के लिए। और जैसा कि आपने देखा, फॉक्सवैगन है या ऑडी है या स्कोडा है, BMW है, ये सभी जर्मन कार कंपनियां हैं जो आज हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। टेक्नोलॉजी लगभग सबकी एक जैसी है नई कारों की। तो जो भी बच्चे यहाँ ट्रेन होंगे, मुझे लगता है जिनको फॉक्सवैगन में काम मिल जाएगा वो फॉक्सवैगन जाएंगे, और जिनको फॉक्सवैगन में नहीं मिलेगा, हो सकता है वो ऑडी में या BMW में या स्कोडा में भी काम करें। ये तो प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छी समाचार है कि उसमें से उन्होंने बताया कि 150 स्टूडेंट्स को यहीं फॉक्सवैगन में भी काम में मिल सकता है, और ये एक शुरुआत है। मैं इसी जो चूँकि चर्चा वही चली है, तो मुझे फिर से याद आता है प्लेसमेंट शब्द। तो क्रिस्प में करियर की बात, क्रिस्प के साथ प्लेसमेंट की बात, या क्रिस्प के द्वारा प्लेसमेंट की बात, हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए आप क्या भविष्य देखते हैं और किस तरह की विचारों के साथ और योजनाओं के साथ हैं? देखिए, जहाँ तक इंजीनियरिंग एजुकेशन का सवाल देखें, टेक्निकल एजुकेशन का, तो पूरे हिंदुस्तान भर पे मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ जगह का है, हमारे बच्चों के कॉन्फिडेंस का है, और उनकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनका है। इससे ज़्यादा बड़ा अंतर कहीं नहीं है। प्रदेश में यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है और हमारे बच्चे टेक्निकली अपने आप को कॉम्पिटेंट पाते हैं, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग के द्वारा हो
या कहीं और ट्रेनिंग लें या अपने कॉलेज में उनको ये चीज़ें मिलें, तो मुझे लगता है कि भविष्य तो बहुत उज्ज्वल है। और हमारे यहाँ जो आईटी में जो बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, हिंदुस्तान में जो आईटी में जो लोग ट्रेन होते हैं, आज तो पूरी दुनिया में हम लोग छाए हुए हैं। तो यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि हम थोड़ा सा भी ग्रोथ आती है हमारे यहाँ पर, तो मुझे लगता है इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाले भविष्य में होगा, बहुत संभावनाएं हैं। जैसा मुकेश जी ने बताया कि हम विपुल संभावनाओं के साथ हैं प्रदेश में, टेक्निकल एक्सपर्टाइज की बात करें तो मैं इसी चर्चा के अंतिम चरण में, यानी कि पहले प्रभाग के अंतिम चरण में, मैं बात करना चाहूँगा एक गौरवशाली परंपरा को चूँकि इन्होंने डेवलप किया है और सीमाओं को पार किया है। इथोपिया में एक प्रोजेक्ट लेके आया है क्रिस भोपाल, तो मैं जानना चाहूँगा उसके बारे में हमें बताएंगे मुकेश जी। जैसा मैंने बताया 97 में जब ये सोसाइटी बनी थी, पहली सोसाइटी थी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बनी थी, और उद्देश्य ये था कि सेल्फ सस्टेनेबल हो सोसाइटी, मतलब आने वाले समय में गवर्नमेंट के ऊपर भार न बने, बल्कि अपने सारे खर्चे सोसाइटी खुद निकाले और उसको चलाए। आज जो है हम उस स्थिति में हैं पिछले 2 साल से, जिसमें हम गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं लेते हैं और अपने खर्चे स्वयं उठाते हैं। जब हम अपने खर्चे स्वयं उठाते हैं तो हमें नए मार्केट भी तलाशने होंगे, जहां से हम लोगों को ट्रेन भी कर सकें, नॉलेज भी दे सकें, स्किल भी दे सकें, और साथ में कुछ पैसा भी कमा सकें, ताकि उस सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रख सकें, ऑटोनॉमी बनी रखे। इसी उद्देश्य से हमने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मेरी बात हुई, वहाँ एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो कि ईस्ट अफ्रीका रीजन को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ईस्ट अफ्रीका में इथोपिया और रवांडा 2 ऐसे कंट्री हैं जो फास्टेस्ट मिडिल क्लास डेवलपिंग इकोनॉमी है, और 2016 तक ये बहुत आगे निकल आएंगे। यहाँ अच्छी संभावनाएं हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, एक नए मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, तो इथोपिया और रवांडा में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। जो हमने अपने लेवल पे शुरुआती जो एनालिसिस किया, इथोपिया की पॉपुलेशन करीबन 9 करोड़ की और रवांडा की पॉपुलेशन करीबन 1.5 करोड़ की है, तो हमें लगा कि इथोपिया शायद बेटर चॉइस होगी। जब हम पहली बार बाहर जा रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और पहले हम ऐसी कंट्री में जाएं जहाँ लोग ज़्यादा हैं और जहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं। उनको ज़रूरत है हमारे लिए। और इथोपिया और भारत का संबंध आज के नहीं है, बरसों पुराने हैं, 60 साल पुराने संबंध हैं इथोपिया भारत के। आज भी इथोपिया में जो उनके अच्छे प्रोफेसर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो सभी लोग जो हैं 70% लोग हिंदुस्तान में ही पढ़े हैं और यहीं पर हायर एजुकेशन लेके गए हैं। तो हिंदुस्तान को बहुत अच्छी नज़रों से देखते हैं। मैंने भी सुना है कि वहाँ हमारे लिए बहुत इज्जत है, और इंडियन टीचर्स को बहुत इज्जत की निगाहों से वहाँ देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें ऐसा लगा कि यदि हम इथोपिया में जाते हैं तो शायद हमारे लिए भी वहाँ संभावनाएं हैं, और इथोपियंस जो हैं उनके भी लिए हम योगदान, कुछ बेटरमेंट में योगदान कर पाएंगे। शुरुआती दौर में समर्थन है आपको? वहाँ हमने अपने खर्चे से जो है ये सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने ये सेंटर कम्प्लीटली एस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी इक्विपमेंट आ रहे हैं वहाँ पर, तो अगले महीने ये सेंटर कम्प्लीटली एस्टेब्लिश हो जाएगा, और मैं समझता हूँ जुलाई में हम अपना पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर पाएंगे। आपको हृदय शुभकामनाएं आईटीडीसी की ओर से, चूँकि आपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को पार किया है, और जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही आप एक पहले प्रोग्राम के साथ अगले महीने तक होंगे वहाँ पर। तो मे मास्टर ब्लेस, आप लोग सब इसमें उन्नति के भागीदार बने। और अब मैं एक छोटा से अल्प विराम के बाद वापस हाजिर होता हूँ वर्ड्स विथ वीरेंद्रा। हम एक बार फिर हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के सेकंड फीचर यानी कि आत्ममंथन मैं मुकेश जी के साथ हैं। अब इस समय हम क्रिस्प में नहीं हैं, मैं हूं एक ऐसे इंसान के साथ जिन्होंने लंबे समय एक सेवा में दिया है और आज इस स्थिति पर हैं जहां से वो जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के हित में काम आता जा रहा है, और उसमें वो सफल हुए हैं। लगातार उनकी योजनाएं सक्सेस गई हैं और लोगों ने उनको माना है। तो मैं अब बात करूंगा मुकेश शर्मा जी से। मुकेश जी, वेलकम बैक। थैंक यू। मुकेश जी, अभी बीच में कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमने देखा कि शायद जाने अनजाने इसको मीडिया ने प्रमुखता नहीं दी है कि जुवेनिल डिलिक्वेंसी की बात करें, जुवेनिल क्राइम की बात करें, ये बहुत तेज़ी से हमारे प्रदेश में बढ़ा है। और हमारे प्रदेश में क्या बढ़ा है कि उसने, अभी आपको जानकारी होगी कि इंडिया को
लगातार 10 साल से टॉप कर रखा है हमारे प्रदेश ने। और उसमें हालत ये है कि एक 2009 का एक्सेप्टेंस छोड़ दें, जब महाराष्ट्र को नंबर 1 मिला था इंडिया में, इसके बाद से लगातार फिर हम टॉप कर रहे हैं। यानी कि 10 से 16 साल के बीच के बच्चों के द्वारा की जाने वाली घटनाएं हमारे प्रदेश में बढ़ रही हैं। तो हम आज आपके साथ आपके आत्ममंथन के इस चैप्टर में हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो बातें हैं जो आप हमारे साथ बताएंगे कि क्या हम करें कि ये चीज़ें हमारे यहाँ घट जाएं, कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं, यानी बच्चों के द्वारा की जाने वाली गड़बड़ें या अपराध। तो आप बताएं हमें कि यहाँ हम लोग पेरेंटिंग गड़बड़ मानते हैं, हमारा नेबरहुड गड़बड़ है, या हम लोग मॉरली कहीं कमज़ोर हैं जिससे कहा से बच्चों को चीज़ जा रही है, या फिर इंटरनेट, टीवी, मीडिया जो कुछ भी आ रहा है इन सब का असर है जिससे हम परेशान हैं। और अगर ये सब कारण हैं तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। कारण तो लगभग सभी को पता है, लेकिन हम सॉल्यूशन में क्या आपके विचार हैं जो आप जनता के साथ शेयर करें। प्रदेश की जनता आपसे अपेक्षा करती है, आप भी बताएं। नहीं, दुख का विषय है ये जो हम देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों से पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत दुख का विषय है। और मेरा अपना मानना है कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। मोरल वैल्यूज़ तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं ही, सबसे पहली प्रमुख चीज़ है। मैं याद करता हूँ आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले कोई आदमी 100 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता था तो पूरे मोहल्ले भर में जो है उसके परिवार को बड़ी निकृष्ट निगाहों से देखा जाता था। आज लाखों रुपए की रिश्वत लेके आदमी पकड़ा जाता है और टीवी पे मुस्कुराता हुआ जो है वो इंटरव्यू देता है, और किसी को सोसाइटी में बुरा ही नहीं लगता है, न उसके परिवार को कोई ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। वो कंपैरिजन करते हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरे ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा कर सकते हैं कि जस्टिफाइड है। तो मोरल वैल्यूज तो हमारी गिरी हैं। जब ये मोरल वैल्यूज का पतन होता है, एक बार शुरुआत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका एक अंत तो आएगा ही, कभी आएगा, पर वो अंत आने तक जो है स्थिति बड़ी दुखदायी है। दूसरा आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे, टीवी पे जो इन्फॉर्मेशन जरूर से ज़्यादा मिल रही है। खासतौर पे मैं जब देखता हूँ टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते हैं जिसमें बच्चों को सेलिब्रिटी बनाया जाने की कोशिश हो रही है। बच्चों की छिपी प्रतिभा है, उसको आगे लाएं। पहले जो प्रोग्राम होते थे उसमें जनरल नॉलेज के बारे में बात होती थी, उसमें उनकी लॉजिकल कैपेबिलिटी के बारे में बात होती थी, मैथमेटिक्स में उनकी क्या योग्यता है इसके बारे में बात होती थी। आज जितने प्रोग्राम आ रहे हैं, यदि आप ध्यान से देखें तो सारे प्रोग्राम में बच्चे बड़ों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा वो उन गानों पे डांस करने की कोशिश कर रहा है जिनको शायद घर में बैठ के हम लोग देखना और सुनना भी पसंद नहीं करते। और ये सब कौन करवा रहा है? उनके माँ बाप ही उनको तैयार करके लाते हैं बच्चों को, और उनके माँ बाप ही जो हैं वहाँ पर सोचते हैं कि इस तरीके से उनको प्रसिद्धि मिलेगी। जो प्रसिद्धि वो नहीं पा पाए वो अपने बच्चे के थ्रू पाना चाहते हैं, और यही आगे चल के एक नौबत ऐसी आती है जब वो बच्चा ऐसा काम करता है जिसके बाद मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं। बहुत सही पीड़ा आपने शेयर की है, ये हमारे प्रदेश में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पीड़ा है। तो मेरा अपने व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि थोड़ा सा इंटरनेट, टीवी पे इस टाइप के जो प्रोग्राम्स आते हैं, वो फिल्मों में भी जो कुछ दिखाया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं संतुलित थोड़ा किया जाए। और मोरल वैल्यूज तो डेफिनेटली सबसे ऊपर हैं, उनको वापस जो है घरों में लाना पड़ेगा और माँ बाप को सीखना पड़ेगा कि मोरल वैल्यूज के क्या मायने हैं। मुकेश जी, अभी जैसा हमने एक और बर्निंग टॉपिक पे शेयर किए थॉट्स, जिसमें बताया जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट है ये एक ऐसा शब्द है, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, जिस पर अभी भी बहुत विश्लेषण की आवश्यकता है। और संभवतः सारे व्यक्ति अपने लेवल से इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, इसे विश्लेषित करते हैं, इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम सभी अक्सर बायस्ड हो जाते हैं उस डेफिनेशन के साथ में। सदैव हम अपना सॉफ्ट कॉर्नर बचा के चलते हैं, हम अपने आप को उसमें सेव करना चाहते हैं, इसलिए डेफिनेशंस में वो पुट नज़र आता है। तो वो हम कैसी परिभाषा को महिला सशक्तिकरण माने जिसके रहते हम लोग वह सब दे सकें जिसकी वह हकदार हैं। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात कर रहे हैं तो ऐसा है, जो भी कमज़ोर है उसको हर कोई दबाता है।
चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महिला अत्याचार तो सदियों से चला। और जब आगे बढ़ेंगे तो जो नई जनरेशन है, जो आज छात्र हैं, इन लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होगी इसके अंदर। तो एक ही संदेश है, आप जो कर रहे हैं उसको और अच्छे से करें और ये समझने की कोशिश करें सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सक्सेस का मतलब है कि जो आपने समाज से लिया है उससे आप कितना ज़्यादा समाज को आने वाले समय में दे पाएंगे, उसके लिए अपने आप को आज तैयार करें। यही मैं समझता हूँ मूल मंत्र है। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, जिस लेवल पे जाके आपने हमारी जनता को संदेश दिया है कि हमारा जो सक्सेस स्टोरी है वो इसमें नहीं है कि हमने क्या पाया है। हमारी सक्सेस स्टोरी ये है कि आपने समाज को क्या दिया है। समाज से पाया उससे तो आप बने हैं, लेकिन समाज को आपने जो दिया है उससे आप कहीं ना कहीं कहलाएंगे हमारे भारत के नागरिक, जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। और अगर भारत के नागरिक बनना है तो एक देशभक्ति का जज्बा लेना ही काफ़ी नहीं होगा, देश के लिए काम भी करना पड़ेगा। देशभक्ति क्या है ये आप अपने शब्दों में हमेशा जानते आए होंगे। देशभक्ति एक ऐसा शब्द है जो देश के लिए काम करने की भावना को बढ़ाता है। तो देशभक्ति की भावना सिर्फ आज़ादी की लड़ाई तक हमारी सीमित न रहे, उससे आगे बढ़े। अब हमें हमारे विकास की लड़ाई लड़नी है, जिस विकास की हर तरफ चाहूँ और इस समय आवाज़ है, लोग पुकार रहे हैं कि वो कौन सा विकास है जो हमारे देश में हम देखना चाहते हैं। वो विकास है अंतर मन से शुरू होता है जो बाहर तक जाएगा। जैसे साहब ने हमारे बात की, मुकेश जी ने, कि हमें सबसे पहले मॉरल पे काम करना है। हमें अपने आप की उन सब नैतिक शिक्षाओं को याद करना होगा जिनके लिए हम माने जाते रहे हैं। हमारा भारत उसमें अग्रणी रहा है, तो वो मॉरल शिक्षा हमारे अंदर फिर से डेवलप करनी होगी, जिससे हम बहुत सारी घटनाओं से तो वैसे ही परे होंगे। दूसरी बात, जैसा उन्होंने कहा कि हमें कुछ काम करना होगा। जैसे विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो और आगे बढ़ो। हमें बढ़ना होगा। अगर हम देश को देखते हैं कि हमारे जैसे प्रदेश की बात करें तो ये स्वर्णिम प्रदेश बने, अगले 10 साल में हम टॉप लिस्टेड हो जाएं इंडिया के लिए, ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। और ये तभी होगी जब हम काम करेंगे। काम हमें करना ही होगा और सबको करना होगा, और ये मिलजुल कर काम करना होगा। एक अकेले व्यक्ति से तालियां नहीं बजने वाली हैं, हम सबको काम करना है। जैसे क्रिस्प संस्थान यहाँ पर लगातार डेडिकेटेड अप्रोच के साथ आप सबके बीच में है और काम कर रहा है, तो वो चीज़ आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि जो आप पाते हैं उस समाज को आप रिटर्न करेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को देंगे इसी समाज के लिए, तब हमें लगेगा कि हमने काम किया और हम विकसित देश से विकसित देशों के लिए विकासशीलता से आगे बढ़ेंगे। तो मैं अंतिम दौर में मुकेश शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ ITDC इंडिया की तरफ से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आज मौका मिला अपने विचार रखने का, अपनी बात कहने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारे छात्र हैं और प्रदेश के जो लोग हैं, इस संस्था का, जो मेरी संस्था है क्रिस्प जो है हमारी संस्था, इसका और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी। और हम भी आभारी हैं मुकेश जी का कि उन्होंने स्पेशल फीचर में इतना लंबा समय दिया, जिसके दौरान हम बहुत सारी बातों को हमारी प्रदेश की जनता के साथ शेयर कर पाए। और जाने अनजाने हमें लगता है कि ये जो एक्सक्लूसिव है, जो फीचर है, ये हमारी प्रदेश की जनता को जागृत करने में एक अभियान का हिस्सा बनेगा। थैंक यू ITDC इंडिया भोपाल।